अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के मैस्ट्री वाला के प्लेटफॉर्म पे आज जो मैं आपको समझाने वाला हूँ वो 10th फिजिक्स में जो क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट दिया हुआ है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के टॉपिक के अंदर इसी को दिया हुआ है क्रिटिकल एंगल को। लेकिन उसमें जो है वो कॉम्प्लिकेट है, थोड़ा समझ में क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन तो समझ में आ जाती है, लेकिन इसके फार्मूलाज, लेकिन जो उसमें न्यूमेरिकल 12.4 जो एग्जांपल है इसके नीचे वो हल करना, यानी उसमें स्नेल्स लॉ उल्टा करना है, वो कैसे करना है वो सारा आज मैं इस लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, इसके फार्मूलाज ये कैसे डिराइव होता है और इसके करेक्ट फार्मूला कहाँ यूज होंगे, कौन से कहाँ यूज होंगे, वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि the angle of incidence which causes the refracted ray to bend through an angle of 90 degree is called as a critical angle। क्रिटिकल एंगल एक्चुअली में क्या होती है, इंसिडेंट एंगल ही होती है, लेकिन वो कौन सी इंसिडेंट एंगल होगी, पार्टिकुलर इंसिडेंट एंगल होगी जो रिफ्रैक्टेड रे को, रिफ्रैक्टेड एंगल कितनी बनाएगी 90 डिग्री, यानी वो एक पार्टिकुलर इंसिडेंट एंगल ही होगी जो रिफ्रैक्टेड एंगल को 90 डिग्री बनाए, उसको क्रिटिकल एंगल कह सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द एंगल of incidence which causes the refracted ray to bend through 90 डिग्री, यानी ऐसी इंसिडेंट को क्या डेफिनेशन की, द एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हिच कॉजेस द रिफ्रैक्टेड रे टू बेंड थ्रू 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री के एंगल से जो इंसिडेंट एंगल किसी भी रिफ्रैक्टेड रे को बेंड करने की सलाहियत देती है उसको क्या कहते हैं, उस एंगल को क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। यानी क्रिटिकल एंगल इंसिडेंट एंगल है, लेकिन पार्टिकुलर एंगल है जो रिफ्लेक्टेड रे को 90 डिग्री पे बेंड कराती है, रिफ्लेक्टेड एंगल को। ठीक है, तो इस चीज को क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन कहते हैं। लेकिन अब इसकी कंडीशन क्या है, यानी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि कौन सी कंडीशन हो तो क्रिटिकल एंगल होगी, वो कंडीशन इसकी लिखते हैं। कंडीशन इसकी क्या होगी, लाइट should enter from denser to rarer medium। क्या है कि इस कंडीशन क्या है, लाइट शुड इंटर फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम। अगर लाइट डेंसर टू रेरर मीडियम के यानी डेंसर से रेरर मीडियम में जाती है तो क्रिटिकल एंगल को डिस्कस कर सकते हैं। अगर रेरर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो क्रिटिकल एंगल का कोई कांसेप्ट नहीं है। इसकी वजह क्या है, उसकी वजह डिस्कस करते हैं डायग्राम के जरिए। आप एक डायग्राम बनाएंगे, ये मैं डायग्राम बनाता हूं। अभी इधर मैं लेता हूं एयर और इधर मैं लेता हूं वाटर। ठीक है, अभी हमें ये भी पता है कि एयर क्या होती है, रेयर होती है। इसका जो ये रेयर मीडियम है एयर, और जो वाटर है ये एयर से डेंसर मीडियम है। ठीक है, अभी क्या होगा, अब इधर नॉर्मल ड्रा कर लें, क्या करें, एक नॉर्मल ड्रा कर लें। अभी देखें इधर से एक रे आई, लेट से ऐसे रे आई, ठीक है, यानी कोई भी इंसिडेंट रे आई। ठीक है, अभी हमें पता है कि जब भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो किस तरफ बेंड करती है, टुवार्ड द नॉर्मल, यानी रेयर से डेंसर में आएगी तो किस तरफ मूव करेगी, टुवार्ड द नॉर्मल। तो जाना तो इसे कैसे चाहिए था, ऐसे सीधा जाना चाहिए, लेकिन क्या होगी, बेंड होगी तो किधर चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, नॉर्मल की तरफ जाएगी। यानी जो इसका एक्चुअल पाथ था उससे डाइवर्ट होकर नॉर्मल की तरफ चली जाएगी। अब ये है रेयर टू डेंसर। अभी डेंसर टू रेयर डिस्कस करें। इधर डायग्राम बना ले दूसरी, लेट से इधर हम वाटर ले लें और इधर आप रेयर ले, ठीक, यानी एयर ले। इधर आप एक नॉर्मल ड्रा कर लें, इधर से लाइट आएगी ऐसे, इसको जाना कैसे चाहिए था, सीधा, लेकिन ये बेंड किस तरफ होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल की तरफ बेंड नहीं होगी। जब भी लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो हमेशा किस तरफ बेंड करती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये किस तरफ चली जाएगी, इस तरफ चली जाएगी। अब इसमें आपको बताऊंगा रीजन क्या है कि क्रिटिकल एंगल कब डिस्कस करते हैं, जब डेंसर टू रेयर मीडियम में जाती है। ठीक है, अभी हमें ये भी पता है कि क्रिटिकल एंगल क्या होती है, यानी जो रिफ्रैक्टेड रे को 90 डिग्री पे बेंड कराए। अभी देखें, अगर हम रेयर से डेंसर में लेते हैं तो क्या 90 डिग्री जो रिफ्रैक्टेड एंगल है 90 डिग्री हो सकती है, नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि जब ये बेंड इस तरफ हो रही है, अगर मैक्सिमम भी बेंड होगी तो इस नॉर्मल के ऊपर आएगी। जब नॉर्मल के ऊपर आएगी वो तो एंगल क्या होगी, रिफ्रैक्टेड एंगल की डेफिनेशन है कि द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे। अगर ये रे इसके ऊपर आ जाएगी तो 0 डिग्री बन जाएगी, 90 डिग्री तो नहीं बनेगी ना। इस तरह तो इसने जाना ही नहीं, इस लाइन पे इसने जाना ही नहीं है, क्योंकि वो बेंड ही नहीं हो सकती। जब भी रेयर से डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होगी, इसलिए क्या है कि यानी ये केस हम यूज नहीं कर सकते। इस तरफ है
और ये है डेंसर और ये है रेरर। जब डेंसर से रेरर में है इसके ये किस तरफ बेंड करती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये बेंड कर गई। जब अवे फ्रॉम द, जब मैक्सिमम बेंड कहां तक कर सकते हैं, यहां तक, ये इसकी मैक्सिमम बेंड यहां तक करेगी, ठीक है। जब बेंड करेगी तो अभी देखें ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे, तो कितनी एंगल बनी देखें, चेक करें, ये 90 डिग्री बन गई। उस केस में नहीं बन सकती। उस केस में क्या होना था, जब मैक्सिमम बेंड करती तो इस लाइन पे आती, क्योंकि इस लाइन पे जाना ही नहीं है उसने, उसने हमेशा टुवर्ड नॉर्मल बेंड करना है। तो ये क्या करेगी, इस पे जब आएगी तो ये 0 डिग्री बना देगी। जब 0 डिग्री बनाएगी तो फिर क्रिटिकल एंगल का कांसेप्ट नहीं, क्रिटिकल एंगल कांसेप्ट इस केस में आएगा, इधर 90 डिग्री बन सकती है। जब ये इधर आई तो इसने क्या किया, मैक्सिमम बेंड करती है इधर जब आई इस लाइन पे आई, जब इस लाइन पे आ गई तो ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड है, ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड है, तो कितनी एंगल बनी, जब एंगल 90 डिग्री बन गई तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये क्रिटिकल एंगल है। यही वजह है कि इसकी कंडीशन यही होती है कि ये डेंसर टू रेरर मीडियम में लाइट जानी चाहिए। ये हमने केस डिस्कस कर लिया। पहले हमने क्रिटिकल एंगल को डिस्कस किया, फिर हमने उसकी डेफिनेशन और ये केस पर कंडीशन पढ़ी कि डेंसर टू रेरर मीडियम में लाइट जानी चाहिए। फिर क्रिटिकल एंगल को डिस्कस कर सकते हैं और उसका मैं रीजन भी बताया डायग्राम के जरिए। अब क्रिटिकल एंगल के फार्मूलाज क्या होते हैं, क्रिटिकल एंगल को कैसे फाइंड कर सकते हैं और कौन सा फार्मूला कहां यूज होगा वो डिस्कस करेंगे। इसको मैं रेज करता हूं, ठीक है। अभी क्रिटिकल एंगल के 2-3 फार्मूलाज हैं, ठीक है। पहला फार्मूला जो हम एक्चुअली जो ज्यादातर जो यूज करते हैं वो ये फार्मूला है कि sin c इज इक्वल टू 1 ओवर, एंड ये फार्मूला यूज होता है क्रिटिकल एंगल फाइंड करने के लिए। यानी ये c यहाँ क्या है, ये c यहाँ क्या है, क्रिटिकल एंगल, ये c एक्चुअली क्या है, क्रिटिकल एंगल। अब इधर से आप c अगर c चाहिए तो sin को उधर ले जाएंगे तो ये sin इनवर्स हो जाएगा, sin इनवर्स 1 ओवर, ये इसका एक्चुअल फार्मूला बन गया। अभी ये डिराइव कहां से होगा वो डिस्कस करते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये फार्मूला इसका है sin c इज इक्वल टू 1 ओवर n, और c है इसको sin को इधर लेके sin इनवर्स 1 ओवर n, ये क्रिटिकल एंगल का फार्मूला हो गया। अब ये डिराइव कैसे होगा वो डिस्कस करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो स्नेल्स लॉ की एक्चुअल जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो ये है, मैं लिखने जा रहा हूं। जो स्नेल्स लॉ की एक्चुअल मैथमेटिकल फॉर्म ये होती है n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। ये इसकी क्या है, एक्चुअल मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ। इसको अगर आप याद कर ले तो क्रिटिकल एंगल फाइंड करना कोई मसला ही नहीं होगा, ठीक है। अब ये हमें n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r, ठीक है। अभी इस फार्मूले को मैं इधर से डिराइव करूंगा कैसे, अभी देखें n1 को ऐसे पढ़ा रहने दें, sin i जो है ना इसको c कर दे, बताता हूं c क्यों किया, इज इक्वल टू n2 sin। अभी r की जगह हम क्या रखेंगे, जब भी इधर मैंने c लिखा है ना, c क्यों लिखा है कि इधर मैं 90 लिखूंगा। हमें पता है कि क्रिटिकल एंगल के लिए c r कितनी हो जाती है, रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री। तो इसलिए जब इधर ये sin इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल बन गई तो ये r कौन सी बन जाएगी, 90 डिग्री, क्योंकि क्रिटिकल एंगल होती क्या है, वो इंसिडेंट एंगल जो रिफ्लेक्टेड एंगल को 90 डिग्री बनाए। तो इसलिए ये जब c हुई, इंसिडेंट एंगल जब c हुई तो ये 90 हो गया। अभी आगे इसको प्रोसीड करते हैं, n1 sin c इज इक्वल टू n2 को ऐसे पढ़ा रहने दें, sin r की वैल्यू क्या होती है, ये बल्कि sin 90 आपको ये पता होना चाहिए कि sin 90 इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो sin 90 1 पुट करेंगे इधर तो ये क्या बन जाएगा, n1 sin i और sin c सॉरी, तो ये n2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो n2 ही आ गया, ठीक है। अभी हमें चाहिए क्या, sin c यानी क्रिटिकल एंगल फाइंड करनी है, तो n1 इधर मल्टीप्लाई करा इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो sin c इज इक्वल टू n2 ओवर n1 सॉरी ये n1। अभी अगर आपको c चाहिए तो sin इधर आ जाएगी, sin इनवर्स और n2 ओवर n1। ये मैंने अब हाँ देखिए इधर n2 और n1 आ रहा है, तो इसको आगे इस ये फार्मूला कैसे बनाइए ये भी आपको मैं बताऊंगा। आपको पता है कि जब भी डेंसर जो लाइट जब डेंसर से रेरर मीडियम में जाती है तब हम क्रिटिकल एंगल को डिस्कस करते हैं। तो यानी फर्स्ट मीडियम आपके हिसाब से कौन सा होगा, फर्स्ट मीडियम डेंसर होना चाहिए, और सेकंड मीडियम कौन सा होना चाहिए, रेरर होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल। यानी क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन के मुताबिक फर्स्ट मीडियम डेंसर होना चाहिए, उसके बाद जब लाइट उससे बाहर निकले तो कौन सा रेरर मीडियम होना चाहिए। तो इधर यानी n2 द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम एंड n1 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। अभी ये फार्मूला ये भी आपको बताता चलूं कि ये फार्मूला किस चीज के लिए यूज होता है। ये फार्मूला तब यूज करेंगे जब आप
यानी आपके न्यूमेरिकल में एयर इन्वॉल्व होगी। जब एयर का जिक्र करें एयर के हिसाब से, तो फिर आपको ये फार्मूला यूज करना है। जब दूसरे मीडियम हो वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन सा फार्मूला यूज करना है। जब एयर की बात करें तो आपने ये फार्मूला यूज करना है। अब देखिए सी, ये एयर से आपको ये भी पता होना चाहिए कि एयर से डेंसर और बल्कि एयर से रेयर कोई मीडियम नहीं हो सकता। यानी एयर सबसे पहले एयर को रेफरेंस लिया जाता है, ठीक है। एयर सबसे क्या है, रेयर मीडियम। अभी देखिए जब भी एयर इन्वॉल्व होगी तो उस न्यूमेरिकल में लाजमी है कि एयर ही रेयर होगी, और दूसरा मीडियम तो हो ही नहीं सकता। जब एयर इन्वॉल्व होगी ना न्यूमेरिकल में, तो एयर को आप क्या लेंगे, रेयर मानना है आपको, ठीक है। तो जब रेयर मानेंगे तो सेकंड मीडियम कौन सा हो जाएगा, सेकंड मीडियम ऑटोमेटिकली दूसरा मीडियम जो रेयर होगा वो कौन सा होगा, एयर होगा। तो एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता होना चाहिए क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो साइन इनवर्स, तो n2 की जगह रेयर मीडियम यानी एयर की जगह 1 पुट करें, अपान में n1 लिखने की जरूरत नहीं, n ही लिख दें। तो ये फार्मूला कौन सा डिराइव होगा, ये फार्मूला डिराइव होगा। ये फार्मूला तब यूज करना है जब आपके लिए एयर यानी आपके न्यूमेरिकल में इन्वॉल्व होगी, ठीक है। पहले मैंने बताया sin c 1/n, और इसको c sin को इधर लेके sin इनवर्स 1/n, ये मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब इसको डिराइव कैसे करना है मैंने ये भी आपको बताया कि आपको ये जो है ना, ये इक्वेशन स्टार इक्वेशन है, ठीक है। आपको इसको क्या करना है, याद कर लेना है कि जो n1 sin r n2 sin r, ये स्नेल्स लॉ की एक्चुअल जो मैथमेटिकल फॉर्म है ये है n1 sin r n2 sin r। तो इससे मैंने क्या किया, आगे हल करता गया, बस i को c बना दिया। जब i को c बनाया तो ऑटोमेटिकली r क्या बन जाएगी, 90 डिग्री, क्योंकि क्रिटिकल एंगल ऐसी एंगल होती है जो रिफ्रैक्टेड एंगल को 90 डिग्री बनाती है, वो मैंने कर दिया। और आगे इसको सोल्व किया, sin 91 होता है, और फिर ये n2 बन गया। तो आगे इसको सोल्व किया तो ये आ गया n2, हमारे पास आया था n2 और n1, ये एयर के लिए, ये तो मैंने आपको बताया। जब n2 और n1 आया तो n2 कौन सा, रेयर मीडियम कौन सा, एयर, तो एयर की जगह 1 पुट करेंगे, क्योंकि एयर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है 1 होती है। मैंने आपको रिवीजन भी करा दिया, ये इसका फार्मूला हो गया। ये फार्मूला तब यूज करना जब एयर हो, ये भी आपको बता दिया। अब कौन सा फार्मूला यूज करें जब हमारे पास यानी को दूसरे मीडियम, ठीक है, वो आपको मैं डिस्कस करता हूं। अरे देखिए अगर एयर नहीं दी हुई है दूसरा मीडियम कौन सा, अगर आपको ऐसे देता है फाइंड द एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल व्हेन टू मीडियम्स आर गिवन सच एज ग्लास और डायमंड, यानी ग्लास और डायमंड दो मीडियम दिए हुए हैं, उनके दरमियान अपने क्रिटिकल एंगल फाइंड करनी है, तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, वही फार्मूला यूज करेंगे जो इसमें यूज किया था। पर देखिए n1 स्नेल्स लॉ की एक्चुअल जो मैथमेटिकल फॉर्म कौन सी है, n1 sin i = n2 sin r। अभी आपको sin c, ये c फाइंड करनी है तो इसको c बना दें, n1 भी ऐसे बना लेने दें, तो ये sin c हो जाएगा, ये क्रिटिकल एंगल। जब ये c हो गया तो वो को क्या हो जाएगा, sin 90 हो जाएगा, क्योंकि क्रिटिकल एंगल c क्या होती है, रिफ्रैक्टेड एंगल को 90 बना देती है। तो ये n1 sin c, n2 ये 1 हो जाएगा तो 1 पुट कर दे, sin 90 1 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। n1 sin c, n2 जब n1 से मल्टीप्लाई होगा तो n2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये n2 आ गया। अभी n1 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड करें, वो सेम ही प्रोसेस किया सारा जो एयर के केस में किया था ना, ये भी सेम ही मैंने प्रोसेस किया। अभी देखिए आगे क्या होना है। अभी आपको चाहिए क्या, c चाहिए, तो c साइन को उधर ले जाएं तो ये साइन इनवर्स हो जाएगी। अभी देखिए मैंने क्या किया, एक्चुअल देखिए उसकी मैथमेटिकल फॉर्मूला n1 sin i = n2 sin r, और आगे क्या किया, i को c बना दिया, क्योंकि हमने क्रिटिकल एंगल डिस्कस करना। जब i c बन गया तो r हमेशा 90 डिग्री बन जाएगा क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन के मुताबिक, और मैंने 90 डिग्री sin 90 की वैल्यू पुट की और sin c, और आगे मैंने हल किया तो ये हमारे पास ये फार्मूला आखिर में बन के आ गया। अभी आपने n2 की जगह पे 1 पुट नहीं करना, ठीक है, यानी 1 2 पुट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एयर इन्वॉल्व है ही नहीं। हम 2 इधर वो मीडियम पुट करेंगे जो हमारे डिस्कस्ड, यानी उस न्यूमेरिकल में जो दिया होगा उस न्यूमेरिकल का रेयर मीडियम जो भी होगा ना, वो इधर उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पुट कर दें। अगर देखें ग्लास और डायमंड दिया हुआ है, मेरे ख्याल में डायमंड जो है ज्यादा क्या है, डेंसर है, तो जो डेंसर होगा उसका नीचे पुट कर दें, और जो रेयर यानी ग्लास होगा उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर पुट कर दें। ये कौन सी होगी, डेंसर, क्योंकि क्रिटिकल एंगल का ये असूल है कि जब भी लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी ना, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे क्रिटिकल एंगल को। तो जो ऊपर n2 होगी वो रेयर होगी, और जो n1 होगी वो डेंसर होगी, ठीक है। ये हमारे कौन से केस में, जब हमारे पास एयर इन्वॉल्व नहीं हो। एयर इन्वॉल्व वाले केस में मैंने आपको पिछली जो है उसमें बता दिया, ठीक है। अभी ये फार्मूला एक sin c = 1/n, और दूसरा sin c या c = sin इनवर्स n2/n1, ये फार्मूले आप दो लगा सकते हैं। अगर आप ये फार्मूला लगा देते हैं sin c = 1/n,
तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो सकता है, क्योंकि इसमें एयर है। जब एयर आपको नहीं दी होगी तो फिर आप ये यूज नहीं कर सकते। जब अगर एयर दी हुई है तो आप इसको बिला झिझक यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 2-3 इसके फार्मूले हो गए। अभी एक बार वो इसकी और भी होती है कि अगर देखें, अगर आपको वेलोसिटीज दे दे लाइट की, जो दो मीडियम आपको दी हुए हैं उसकी वेलोसिटीज दे दे कि भाई ये मैंने वेलोसिटी दी है इसकी आप फाइंड करें क्रिटिकल एंगल, वो भी आप कर सकते हैं। वो कैसे? n1 is directly proportional to 1/v1। अब ये कैसे हो? जिस यानी जो भी मीडियम होगा अगर उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है ना तो उसका मतलब है उसमें उसकी जो उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो कम होगी, ठीक है। यानी उसका मतलब जितनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उतना वो डेंसर होगा, जितना डेंसर होगा उतनी लाइट को मुश्किल होगी, तो ये लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये आपको रिलेशन समझ में आ गया। यानी जितनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उतना मीडियम डेंसर, जितना मीडियम डेंसर उतनी स्पीड की वेलोसिटी कम, यानी ये बढ़ गया ये कम हो गया, यानी इनवर्स रिलेशन। और दूसरा भी आप ये इक्वेशन नंबर, अभी इसको क्या करें, एक कांस्टेंट पुट कर दें, ये k पुट किया तो k और v1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी, ठीक है। अभी दूसरी इक्वेशन यानी n2 यानी ये फर्स्ट मीडियम के लिए और सेकंड मीडियम के लिए v2 हो जाएगा, यानी वेलोसिटी 2। तो ये फिर कांस्टेंट पुट करें k और v2, तो ये हमारे पास n1 भी आ गया, n2 यानी इक्वेशन नंबर 1 और 2 ये दो इक्वेशंस बन गई। अब अगर मैं दोनों में से k की वैल्यू फाइंड करूं तो k की वैल्यू इसमें से क्या आ जाएगी? n1 v1 और इसमें k की वैल्यू क्या आ जाएगी? n2 v2, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अभी ये भी k के बराबर है, ये भी k के बराबर है, तो इसके अगर ये लेफ्ट साइड k है तो जो राइट साइड बराबर होंगे, तो यानी n1 v1 इज इक्वल टू n2 v2, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब अभी देखें, अगर मैं इसको ऐसे करता हूं n2 ओवर n1, इसको इधर मैं ले आता हूं, ये n1 है इसको इधर ले आऊं, यानी n2 ओवर n1, यानी एक्सचेंज करना है, ठीक है। और v2 को उधर ले जाओ, ये हमारे पास इक्वेशन स्पेशल इक्वेशन बन गई। अब इससे हम आगे डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटीज के जरिए हम कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड कर सकते हैं। अभी देखें, आपको मैंने क्या फार्मूला बताया था। अब ये इक्वेशन आपको समझ आनी चाहिए कि ये इक्वेशन डिराइव हो गई इस रिलेशन से। अगर ये रिलेशन समझ में आता है तो फिर k की वैल्यू, अगर आपको मैथ्स आती है तो डायरेक्टली ये आप इक्वेशन फाइंड करेंगे। अभी देखें, हमें पता है कि मैंने साइन आपको जो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन ये बताई थी, ओ ये फार्मूला क्या बताया था, ये n2 ओवर n1, n2 ओवर n1 बताया था। अभी क्या है कि देखें n2 और n1, इसमें देखें n2 और n1 है और इसके यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड में क्या है v1 ओवर v2, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? v1 ओवर v2 पुट कर सकते हैं। तो c इज इक्वल टू साइन इनवर्स v1 ओवर v2, यानी कितने फार्मूले हो गए? साइन, पहला फार्मूला f के लिए sin c इज इक्वल टू 1 ओवर n, ये हो गया। दूसरा फार्मूला जो मीडियम दिए हो यानी दो उसमें एयर ना हो, क्या होगा? sin c इज इक्वल टू n2 ओवर n1। और तीसरा कौन सा? अगर आपको वेलोसिटी दी हुई है तो c इज इक्वल टू या sin c इज इक्वल टू v1 ओवर v2। तीन फार्मूले हमने डिस्कस कर लिए क्रिटिकल एंगल फाइंड करने के। अभी क्या है कि हमारी जो 10th क्लास की एग्जांपल है ना इस चैप्टर की ऑप्टिक्स वाले की, तो उसमें क्या दिया हुआ है कि ये ऑप्टिक्स वाला चैप्टर शायद, तो हाँ उसमें ऑप्टिक्स वाला, उसमें क्या है कि जो एग्जांपल 12.4 है ना, एग्जांपल 12.4, उसमें उसने क्या है कि स्नेल्स लॉ उल्टा करके वो न्यूमेरिकल हल किया है। तो उससे हम सेटिस्फाई नहीं होते कि यानी उसको उल्टा कैसे किया, उसका कोई रीजन मिलता नहीं है, ठीक है। इसमें मैं तो बहुत परेशान हुआ था, इसलिए मैं कहता हूँ आपकी परेशानी दूर करूँ। आप उसको कैसे, सीधा मेरे फार्मूले बताएंगे, आप उसको अप्लाई करें। उसमें पूछा उसने क्या है कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यानी वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करें। जब भी आपको कहे ना एक मीडियम की कह दे भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फाइंड करें, तो आप डायरेक्टली कुछ सोचे बगैर दूसरा मीडियम कौन सा यूज करेंगे? एयर यूज करेंगे। उसने क्या वाटर, तो हम उसका डेटा लिख लेते हैं और न्यूमेरिकल यानी एग्जांपल 12.4 पेज नंबर 44 टॉपिक जो उसका चैप्टर है वो कौन सा है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और कौन से टॉपिक में है? टोटल इंटर रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक के नीचे, ठीक है। उसका डेटा क्या है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितनी दी हुई है? 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। और रिफ्रैक्टिव दूसरा भी मैंने कहा एयर लेना है तो एयर लेंगे, एयर का क्या है ये हमें पता है 1 होनी चाहिए। और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड क्या करना है मैंने? क्रिटिकल एंगल, ठीक है। क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है। सॉल्यूशन
ये ऐसे लिखना चाहिए, जो भी बोर्ड में अगर हम लिखें तो ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है। ये हमारा डेटा यानी वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और फाइंड क्या करना है क्रिटिकल एंगल, सॉल्यूशन क्या। सॉल्यूशन में आपको फार्मूला यूज करना, जो मैंने 3 फार्मूला बताए उनमें से एक फार्मूला लगा दें, एयर वाला फार्मूला। एयर वाला फार्मूला क्या है, sin c, यानी एयर वाला फार्मूला क्या, 1 आपको बस जो मीडियम की दी है ना, एयर के अलावा जो मीडियम आपको दिया उसकी n की जगह पुट कर दें और आगे मैथमेटिक्स यूज करें डायरेक्ट, ठीक है। अभी देखें पुट करते हैं, sin c इज इक्वल टू 1 ओवर वाटर की दी, वाटर का फाइंड करना तो वाटर की पुट करें 1.33, ये पुट कर दी, ठीक हो गया। अभी c फाइंड करेंगे तो sin उधर चला जाएगा, sin इनवर्स हो जाएगा 1.33। अभी देखें उसने क्या किया था, स्नेल्स लॉ उल्टा किया था, आखिर में उसके पास भी यही फॉर्म आई थी, हमने उल्टा भी नहीं किया और काम भी हो गया। तो इसलिए अगर आप यो वो करें तो आपकी मर्जी, लेकिन आपको मैंने समझा दिया कि ये किस तरह होता है, ठीक है। उसने लॉ को उल्टा किया, लॉ को उल्टा हमें समझ नहीं पड़ती कि कैसे किया, ठीक है। अभी ये तो होगा एयर वाला फार्मूला। इसमें वेलोसिटीज वाला फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, कैसे देखिए मैंने आपको डेटा तो लिखा पड़ा है, हाँ डेटा दूसरा लिखिए क्योंकि अभी वेलोसिटीज की बात कर रही है। तो आप वेलोसिटीज ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर में लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है 2.3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये कौन किसमें, वाटर में होती है। अभी एयर में क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। अभी लाइट की वेलोसिटी की बात करेंगे, साउंड की तो नहीं करेंगे। तो उदाहरण क्या, वेलोसिटी ऑफ एयर किसमें, लाइट में कितनी होती है 3 × 10⁸, यानी मैक्सिमम एयर में ही होती है मीटर पर सेकंड, ठीक है। अभी क्या है, उन्हें फाइंड क्या करना है, क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है। सॉल्यूशन थोड़ा जल्दी करो, डायरेक्ट करना है, कोई मसला नहीं, ठीक। तो हमें पता है कि sin c इज इक्वल टू, मैंने फार्मूला क्या बताया था, v1/v2, c क्या हो जाएगा sin इनवर्स v1/v2, पुट कर दे वैल्यूज। sin v1 कौन सा, एयर ही होगी ना, v1 बल्कि v1 कौन सा होगा, वाटर होगा, सॉरी, क्योंकि हमने v1 कौन सा लेनी है वेलोसिटी, जो फर्स्ट मीडियम की वेलोसिटी, फर्स्ट मीडियम की वेलोसिटी तो डेंसर ही होना चाहिए, डेंसर कौन सा है, वाटर। डायरेक्टली पुट कर दे, तो वाटर की क्या आती है 2.3 × 10⁸ अपॉन में 3 × 10⁻, और एयर की यानी क्या आ गई, ये होगी, ठीक है। अभी डायरेक्ट 8 को आगे कैंसिल करें, इसको आगे हल करें और आपके पास एक्यूरेट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको फार्मूलेस बताए, उसके न्यूमेरिकल्स भी हल करा दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में भी आया होगा, आपने एंजॉय भी किया होगा। आपका शुक्रिया होगा अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर करेंगे, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। थैंक यू।